हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है शेल्टर एंड क्लोथ्स। मेरे पास क्लास थर्ड की ईवीएस की इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक है जिसमें हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट वीडियोस का, आप चेक कर लीजिएगा और बाकी के लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्टों की वीडियो सोल्यूशन के साथ में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है शेल्टर एंड क्लोथ। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह और क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रहने की जगह यानी रहने के स्थान के बारे में और कपड़ों के बारे में। और बच्चों, और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, और हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। जो अलग अलग हाउस होते हैं, अलग अलग घर होते हैं, उनके बारे में, और घर बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की, जब घर बनाया जाता है तो किस किस सामान की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक अच्छे घर की विशेषता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वे तरीके जिनसे हम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर के बारे में, मकान, घर के बारे में। हाउस मतलब होता है घर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर के बारे में। सभी जीवित प्राणी को सुरक्षित रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, घर की आवश्यकता होती है। घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, चोरों और जंगली जानवरों से बचाता है। तो बच्चों, घर जो है वो हमें किस किस से बचाता है? गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, चोर, जंगली जानवरों से हमें बचाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं। जैसे कोई अगर बर्फ़ के जगह पर रह रहा है तो वो बर्फीला घर, बर्फ़ से बचने के लिए अलग घर बनाएगा। कोई पहाड़ी इलाके पर रह रहा है, कोई अगर गांव में रहता है, मिट्टी के स्थान पर रहता है, कोई शहर में रहता है तो अलग घर। तो यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग घर बनाए जाते हैं। अगर कोई बारिश के स्थान पर, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, अगर वहाँ रह रहा है तो ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पर जो बारिश है वो बहुत जल्दी से छत से निकल जाए, तो ऐसे घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब देखिए, नीचे कुछ घरों की तस्वीरें दी गई हैं। उनमें से आपको क्या करना है, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। चित्रों के नीचे दिए गए स्थान में सहायता बॉक्स में से जो है आपको नोट करना है। ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो घर बने हुए हैं वहाँ से, ऑप्शन बॉक्स में से आपको वहाँ से नोट करने हैं कि ये जो घर हैं ये कहाँ के घर हैं। ये बर्फ़ की जगहों के घर हैं, ये मैदानों के घर हैं, या ये पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, तो वो हमें यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ हाउस, कितने तरीके के घर होते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग तरीके के घर देख सकते हैं। वे आकृति यानी आकार में और शेप में, जगह और उसके निर्माण सामग्री में अलग होते हैं। यानी जो घर बनाने की का जो सामान होता है वो भी अलग अलग होता है। मान लो किसी को कच्चा घर बनाना है तो उसका सामान अलग होगा, पक्का घर बनाना है तो उसका सामान अलग होगा, बर्फ़ से बचने के लिए घर बनाना है तो उसका सामान अलग होगा, पानी में घर बनाना है तो उसका सामान अलग होगा, नाव में घर बनाना है तो सामान अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग घर बनाने के लिए अलग अलग सामान की ज़रूरत होती है। उन्हें 2 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। जैसे स्थायी मकान, स्थायी घर होते हैं परमानेंट हाउस, और अस्थायी घर होते हैं कौन से होता है? टेम्पोरेरी हाउस। परमानेंट हाउस और टेम्पोरेरी हाउस में क्या फ़र्क है वो हम समझेंगे। अब देखिए, जो परमानेंट हाउस होते हैं उनमें क्या क्या सामान लगता है और वो कैसे होते हैं। तो परमानेंट हाउस, ये घर ईंट, सीमेंट, लोहे, स्टील और कंक्रीट से बने घर बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी घर कहते हैं। यानी कि ये पक्के घर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पक्के घर होते हैं, क्योंकि ये ईंट से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, कंक्रीट से बने हैं, स्टील से बने हैं, लोहे से बने हैं। तो ये घर बहुत ही मजबूत होते हैं, इसीलिए ये लंबे समय तक चल सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। ये घर ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगे? ये घर आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर बच्चों। अब देखिए, परमानेंट हाउस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप लाइक बंगलो, सिंगल स्टोरी हाउस एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखिए, जो परमानेंट हाउस होते हैं, जो स्थायी घर होते हैं, पक्के घर जो होते हैं,
वो विभिन्न अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे बंगला है, मंजिल है, घर है, बहुमंजिला है, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारत जो होती हैं। तो ये जो पक्के घर होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से विभाजित किए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। पक्के घर भी अलग अलग टाइप के बने होते हैं। इसके बाद देखिए कच्चे घर कैसे होते हैं। अस्थाई, अस्थाई का मतलब है कच्चे घर। ये लकड़ी से बने घर, मिट्टी से, घास से, बांस से, छप्पर से, लकड़ियों से बने घरों को कच्चे घर कहा जाता है। ये ना तो मजबूत होते हैं और ना ही लंबे समय तक टिकते हैं। कच्चे घरों का एकमात्र फायदा यह है कि यह निर्माण सामग्री प्राकृतिक होने के कारण सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो कच्चे घर बनाए जाते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं और वो आसानी से जो सामान भी होता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाते हैं। ये घर गाँवों में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन आजकल गाँवों में सीमेंट के घर भी मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर पहले पुराने टाइम में तो गाँवों में कच्चे घर हुआ करते थे, लेकिन अब तो गाँव के घर भी पक्के हो गए हैं और गाँव में भी अच्छे अच्छे घर बनने लगे हैं। इसके बाद देखिए, डू यू नो, मिट्टी और पानी से बनी झोपड़ियाँ गर्मी में अंदर से ठंडी होती हैं। तो देखिए जो मिट्टी और पानी से जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, झोपड़ी जो बनी होती हैं वो गर्मियों में ठंडी होती हैं अंदर से। इसके बाद देखिए, कच्चे मकानों के अलावा यहाँ कुछ अन्य स्थायी मकान भी हैं, जैसे कारवा, तंबू, हाउस बोट, इग्लू, स्टिल्ट। ये क्या है? ये कच्चे मकान है। इसके बाद देखिए टेंट। सबसे पहले बात करेंगे टेंट के बारे में। यह कैनवास से बना एक घर है। इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। जो टेंट होता है इसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। और एनसीसी कैंडिडेट कैंप पर खानाबदोश, सैनिक और निर्माण श्रमिक इस प्रकार के घरों का उपयोग करते हैं, क्योंकि देखिए उनको जगह बदलनी पड़ती रहती है, आज यहाँ कल किसी और जगह पर, फिर किसी और जगह पर। तो वो झोपड़ी में भी टाइम लगता है, सामान इकट्ठा करने में, बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जो टेंट होता है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है और वो आसानी से खुल जाता है टेंट। तो जो ये आसान सा बनने वाला घर है, जो टेंट है, वो आसानी से अगर आपको अगले ही पल कहीं और जाना है तो आप फोल्ड करके फिर कहीं और उस टेंट को लेके जा सकते हो। तो ये जो है इस तरीके का घर होता है। फिर देखिए कारवा, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। वे कारवा में रहते हैं। कारवा पहिए पर चलने वाला घर होता है। यह आमतौर पर वैन जैसा बड़ा वाहन होता है। वाहन यानी अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी में ही रहने सहने का इंतज़ाम कर लिया और उसी में ही सब कुछ बना लिया, तो उसको कहते हैं कारवा। यह आमतौर पर वैन बड़ा वाहन होता है। वह वैन के अंदर सब कुछ होता है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार को की ज़रूरत होती है, जैसे बिस्तर, अलमीरा, एक छोटी रसोई आदि। तो ऐसी जो एक घर की एक परिवार की जो ज़रूरत होती है उसमें वो सारा सामान होता है। जिप्सी और सर्कस में काम करने वाले लोग आमतौर पर कारवा में रहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर इग्लू। अब हम पढ़ेंगे इग्लू के बारे में। ये भी कच्चा घर है, ये पक्का घर नहीं, ये भी कच्चा घर है। तो इग्लू आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर लोग बर्फ़ के टुकड़े काट कर घर बनाते हैं। तो ये जो इग्लू होती है वो बर्फ़ के टुकड़ों को काट कर घर बनाया जाता है, इन्हें इग्लू कहते हैं। इनकी छतें गोल या गुंबद के आकार की होती है। आमतौर पर एस्किमो इग्लू में रहते हैं। इसके बाद देखिए स्टिल्ट। स्टिल्ट क्या होती है? जिन स्थानों पर बहुत बारिश होती है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर घर जो है वो अलग तरीके के बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ घर स्टिल्ट होते हैं। स्टिल्ट का मतलब है थोड़ा तिरछे होते हैं, उनकी जो छत होती है वो तिरछी होती है। खंभों पर बने घरों को टिल्ट कहते हैं। यह लकड़ी या धातु के लंबे टुकड़ों से बना होता है। पानी इन घरों में प्रवेश नहीं कर सकता है या इन्हें बहा नहीं सकता है क्योंकि ये ज़मीन से ऊंचे होते हैं। इसके बाद देखिए हाउस बोट। हाउस बोट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हाउस है वो बोट पर है, वो नाव पर है। कुछ लोग नावों पर भी घर बनाते हैं, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ये लकड़ी से बना होता है। यह नदी या झील के किनारे चल सकता है। भारत में हाउस बोट आमतौर पर कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। इनमें सभी सुविधाएं वाले कई कमरे हो सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउस। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर हाईलाइट में भी दिया हुआ है। पहाड़ों पर घरों की छतें ढलानदार होती हैं
ताकि बर्फ़ और बारिश का पानी आसानी से नीचे आ सके। जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर, क्योंकि अधिकतर बारिश जो है पड़ती रहती है, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। उनकी छत इस तरीके की ढलानदार होती है, जिससे कि बर्फ़ पड़े या बारिश पड़े तो वो आसानी से नीचे रपट कर आ जाए। इसके बाद देखिए, एक अच्छा और साफ घर यानी कि एक गुड एंड क्लीन हाउस कैसा होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि घर बड़ा या छोटा हो सकता है। किसी का घर बड़ा हो सकता है, किसी का घर छोटा हो सकता है। यह झोपड़ी या बंगला हो सकता है, झोपड़ी भी हो सकती है, बंगला भी हो सकता है। यह बहुत सारे एक मंजिल भी हो सकता है और बहुत सारी मंजिलों में भी हो सकता है। एक अच्छे घर की कुछ ज़रूरी विशेषताएं होनी चाहिए। या तो घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एक कॉमन सी चीज़ जो हर घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि कच्चे घर के लिए है या पक्के घर के लिए है या एक मंजिल के लिए है या बहुत सारी मंजिल के लिए। नहीं, ये सभी घर की एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, स्वस्थ रहने की जगह के लिए प्राकृतिक रोशनी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर प्राकृतिक नेचर की लाइट भी आनी चाहिए। हर कमरा हवादार और अच्छी तरह से रोशनी वाला होना चाहिए। देखिए, सूरज की जो रोशनी होती है वो जो है कमरे को सूखा रखती है और कीटाणु को मारती है, जो हमें बीमार कर सकते हैं। हमें घरों में खिड़कियाँ भी जो है होनी चाहिए, घरों में खिड़कियाँ भी होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। तो एक अच्छे घर की पहचान है कि जो है नेचर की लाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि नेचर की लाइट बहुत ज़रूरी है। अगर नेचर की लाइट नहीं होगी तो जो कीटाणु हैं वो नहीं मर पाएंगे। वो जो है एक नमी बनी रहेगी घर में, जो कि सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो इसीलिए जो है सूरज की किरणें घर में आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उस घर में खिड़कियाँ होनी चाहिए। मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर तार की जाली होनी चाहिए। लोहे की ग्रिल उसे घुसपैठियों से बचाती है, जो चोर होते हैं तो उससे बचाती है। घर में ऐसी खिड़कियाँ होनी चाहिए जिन्हें खोला जा सके ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर सीजनल क्लोथ्स। अब हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में कि किस सीज़न में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, हम अपने देश की जलवायु परिस्थिति के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही भारत के विभिन्न स्थानों पे अलग अलग प्रकार की जलवायु है। आपको पता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, कहीं पे बहुत गर्मी है, रेगिस्तान पे चले जाओगे गर्मी बहुत है, पहाड़ी इलाकों में चले जाओगे सर्दियाँ बहुत हैं। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से ही कपड़े पहने जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों में साल के अधिकांश समय कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। दिल्ली और पंजाब जैसी जगहों पर गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में अलग अलग मौसम होते हैं। इन जगहों पर लोग मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में लोग खुद को ठंडा रखने के लिए सूती कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में वे ऊनी कपड़े पहनते हैं और बारिश में वे रेनकोट पहनते हैं और खुद को भीगने से बचाने के लिए छाते और गमबूट का भी इस्तेमाल करते हैं। केरल, तमिलनाडु आदि जगहों पर साल भर गर्म और गीला मौसम रहता है। इन जगहों पर रहने वाले लोग हल्के, आरामदायक और ढीले कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे फाइबर्स के बारे में, तो रेशों के बारे में। कपड़े रेशे से बनते हैं। कई रेशे को एक साथ मोड़कर धागा बनाया जाता है। इन धागों का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। फिर एक या एक से ज़्यादा कपड़ों को एक साथ जोड़कर अलग अलग तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित मैन मेड फाइबर्स। तो प्राकृतिक रेशे जो नेचुरल जो फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल फाइबर्स पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। पशु रेशों में ऊन और रेशम शामिल है, जो जानवरों के बाल और फर आदि से बनाए जाते हैं। रेशे कपास, जूट, सन आदि ऐसे पौधों से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशों को सिंथेटिक रेशे भी कहा जाता है, जैसे कि नायलॉन, टेरिकॉट और पॉलिएस्टर मानव निर्मित फाइबर हैं, रेशे हैं। तो बच्चों, ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने का मौका मिला होगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी होंगी और आपने समझ भी ली होंगी। तो अब हम इसका करेंगे बुक वर्क बच्चों। बुक वर्क में सबसे पहले है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। और सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में, मैं आपको बता दूं कि आपको बुक वर्क तो बुक में फिल करना है और अपनी नोटबुक में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको करने हैं, आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं।
इनको हम एक बार समझ लेते हैं, जो कि हम चैप्टर में कुछ वर्ड्स हमने ऐसे पढ़े थे जिनका शायद आपको मीनिंग समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। जैसे कंस्ट्रक्शन है निर्माण, परमानेंट है स्थायी, एडवांटेज है फ़ायदा, फैसिलिटीज़ है सुविधाएं, मॉस्किटोज़ कहते हैं मच्छर को, यूजुअली मतलब आमतौर पर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सिंथेटिक फाइबर मतलब संश्लेषित रेशे, क्लाइमेट्स कहते हैं मौसम को और फाइबर कहते हैं रेशे को। तो ये हमें अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। अब हम करते हैं इसका बुक वर्क फिल। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट वाले में आपको ए पर टिक करना है, 2 वाले में आपको ए पर टिक करना है, 3 वाले में आपको बी पर टिक करना है, 4 वाले में आपको ए पर टिक करना है और 5th वाले पे आपको बी पर टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है मैचिंग आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट में पूछा गया है वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर मैंने नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बताया था लेसन में कि हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है। गर्मी सर्दी जानवरों से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने यहाँ पर आंसर नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड में पूछा है वाई आर परमानेंट एंड व्हाट आर परमानेंट एंड टेम्पररी हाउस, हमें दोनों तरीके के घर बनाने हैं, कच्चे और पक्के घर के बारे में हमें बताना है। तो वो मैंने नोट कर दिया है। इसके बाद 3 पर देखिए वाई डू हाउस हैव डोर्स एंड विंडो, घर में दरवाजे और खिड़कियाँ क्यों होनी चाहिए। तो इस क्यों लगाते हैं, तो हमें वो रीज़न बताना है कि हमें क्यों लगाने चाहिए। इसके बाद 4 पर देखिए व्हाट शुड वी डू कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी, हमें अपने घर को साफ़ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमें बीमार नहीं होना है और हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें ऐसे दरवाजे खिड़कियाँ लगाने चाहिए, हमें सूरज की रोशनी हमें अपने घर में चाहिए ताकि हमारे घर में नमी ना हो और कीटाणु मर जाएँ, ताकि हम उनसे बीमार ना हो। तो इसीलिए हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद 5 पर देखिए व्हाट इज़ स्टिल्ट हाउस वेयर इट इज़ फाउंड, कहाँ मिलते हैं ये स्टिल्ट हाउस और ये क्या है। तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 6 वाला देखिए वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है। तो कपड़ों की ज़रूरत क्यों है वो भी मैंने चैप्टर में बताया था, आंसर मैंने नोट कर दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 पर व्हाट आर फाइबर्स, रेशे क्या है, एंड व्हाट आर नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, और नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। तो वो मैंने आंसर यहाँ पर नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ। मैंने ऑलरेडी चैप्टर में बता दिया, जो नेचुरल रेशे होते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और नेचर से मतलब हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, और जो मैन मेड होते हैं वो मैन मेड मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं नेचुरल और मैन मेड में ये डिफरेंस है। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी चैप्टर समझ रहे होंगे और अपने कंप्लीट भी कर रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। और भी क्लासेस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर टीचर्स मेरी वीडियो देखते हैं तो आप अपने बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो, जिससे कि वो चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएँ और अपना बुक वर्क भी फिल कर पाएँ। एटलीस्ट चैप्टर वो अच्छे से समझे, जिससे कि उनको बुक वर्क अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियो आप स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को वीडियो को दिखाइए, ताकि वो चैप्टर को अच्छे से समझे और फिर उसका बुक वर्क खुद ब खुद वो समझ कर फिल कर ले। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।